स्कॉलरशिप के फॉर्म के लिए सबसे पहले आपको एसएसओ आईडी की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपके पास एसएसओ आईडी नहीं है तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और नई एसएसओ आईडी बनाएंगे, जहां पर आप जन आधार कार्ड और गूगल दोनों से एसएसओ आईडी बना सकते हैं। एसएसओ आईडी कैसे बनाई जाती है इस पर मैं पहले ही कंप्लीट डिटेल में वीडियो बना चुका हूं, तो आप चाहें तो वो वीडियो देखकर नई एसएसओ आईडी बना सकते हैं। उसके बाद लॉगिन करेंगे और आपने जो एसएसओ आईडी बनाई है वो एसएसओ आईडी दर्ज करेंगे, पासवर्ड दर्ज करेंगे, कैप्चा कोड दर्ज करेंगे और लॉगिन कर लेंगे। एसएसओ आईडी को लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे एप्लीकेशन आ जाते हैं, जिसमें यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आपको एक स्कॉलरशिप का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखिए ये वाला स्कॉलरशिप का ऑप्शन है, ये है समाज कल्याण विभाग का स्कॉलरशिप वाला ऑप्शन। अगर आप कॉलेज एजुकेशन की स्कॉलरशिप योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी दिया हुआ है, लेकिन समाज कल्याण विभाग में आपको आपकी पूरी फीस वापस स्कॉलरशिप के रूप में दी जाती है। तो ये वाला समाज कल्याण विभाग का ऑप्शन है। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट का जो ऑप्शन है इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अब अगर आपकी एसएसओ आईडी में जन आधार कार्ड अपडेट है तो जन आधार कार्ड में जितने भी सदस्य होंगे यहाँ पर आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन अगर ये सदस्य नहीं आते हैं तो पहले आपको एसएसओ आईडी में जन आधार कार्ड को अपडेट करना होगा। तो यहाँ पर आप जिस भी सदस्य के नाम से स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना चाहते हैं उस सदस्य को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर उस सदस्य के आधार नंबर आपसे मांग लिए जाएंगे, तो आधार नंबर दर्ज करेंगे और ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए एक एरर आ चुका है, इसमें बताया गया है कि आपको पहले अपने जन आधार कार्ड में जाति और मूल को अपडेट करना होगा, उसके बाद आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर पाएंगे। इसी के साथ यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि आय भी आपको अपडेट करनी होगी, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जाति, मूल और आय आप पहले जन आधार कार्ड में अपडेट कर दीजिए। कैसे अपडेट करना है उस पर मैं पहले ही कंप्लीट डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ यहाँ पर आपको ये भी जानना चाहिए कि अगर आपने पिछले साल जाति मूल को अपडेट किया था तो भी आपको दोबारा से यहाँ पर अपडेट करने पड़ सकते हैं। तो जाति और मूल और आय आप अपने जन आधार कार्ड में अपडेट कर दीजिए जितने का आपने आय प्रमाण पत्र बनाया है, और उसके बाद जब आप लॉगिन करेंगे और यहाँ पर आधार नंबर दर्ज करेंगे तो आपके सामने अगला पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन मांगा गया है, तो आप चाहें तो आधार कार्ड को ओटीपी से वेरीफाई कर लीजिए या फिर आप बायोमेट्रिक भी ले सकते हैं स्टूडेंट का। अगर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तब आप ओटीपी के ऑप्शन का चुनाव नहीं कर पाएंगे, आपको स्टूडेंट का बायोमेट्रिक ही लेना होगा, तभी आधार कार्ड वेरीफाई हो पाएगा और आप आगे बढ़ पाएंगे। चलिए हम फिंगरप्रिंट वाले ऑप्शन का चुनाव करते हैं और यहाँ पर स्टूडेंट का फिंगरप्रिंट ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट का फिंगरप्रिंट आ जाएगा तो यहाँ पर वेरीफाई करेगा एक ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर बायोमेट्रिक वेरीफाई होगा आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले देखिए ज़्यादातर डिटेल दर्ज की हुई है। यहाँ पर स्टूडेंट का एक फोटो आपको अपलोड कर देना है जेपीजी फॉर्मेट में। यहाँ पर कास्ट कौन सी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल जो भी कास्ट है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए, कास्ट कैटेगरी। उसके बाद धर्म यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। धर्म सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आप अल्पसंख्यक से है या नहीं, तो वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है। उसके बाद आपकी वैवाहिक स्थिति क्या है वो यहाँ पर बता देंगे। अब यहाँ पर उस व्यक्ति के आधार नंबर आएंगे जिस व्यक्ति के नाम से आपने आय प्रमाण पत्र बनाया है। कहने का मतलब ये है कि आपके परिवार में जो भी कमाने वाला है, जैसे अगर आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके बड़े भाई हो सकते हैं, तो उनके आधार नंबर यहाँ पर आप दर्ज कर दीजिए। उसके बाद आप विधवा माता के बच्चे हैं या नहीं, आप अनाथ है या नहीं, आपके सभी विधवा है या नहीं, आपने तलाक दे दिया है, इस प्रकार के प्रश्न है यहाँ पर, तो यस या नो में आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद स्टूडेंट के मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ चुके हैं, ईमेल आईडी ऑप्शनल आप चाहें तो दर्ज कर सकते हैं। बात आती है एड्रेस की, तो परमानेंट एड्रेस में आप अपना वार्ड नंबर, हाउस नंबर यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ पर आप अपने गाँव या क्षेत्र का नाम लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रीट में आप अपने गांव का नाम लिख सकते हैं, स्टूडेंटों को यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, इसमें भी आप अपने गांव या क्षेत्र का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपने स्थान जहाँ पर आप रहते हैं उसका नाम लिख सकते हैं, जो भी आपका मोहल्ला वगैरह है। उसके बाद यहाँ पर आपकी ग्राम पंचायत कौन सी है वो सिलेक्ट कर लेंगे, गाँव का चुनाव कर लेंगे। यहाँ पर आप जब ग्राम पंचायत सेलेक्ट करेंगे तभी यहाँ पर गाँव का ऑप्शन खुलेगा। तो चलिए उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर एक गाँव सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपकी तहसील कौन सी है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर डाकघर कौन सा है आपका, पोस्ट ऑफिस जो भी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। परमानेंट एड्रेस अर्थात स्थायी पता दर्ज करने के बाद यहाँ पर करंट एड्रेस अर्थात वर्तमान पते के बारे में पूछा जा रहा है। अगर आपके दोनों एक ही है, वर्तमान पता और स्थायी पता, तो यहाँ पर नो सिलेक्ट रखेंगे, नहीं तो यस करेंगे और यहाँ पर अलग से वर्तमान पता दर्ज करेंगे। लेकिन अगर वर्तमान पता और स्थायी पता एक ही है तो यहाँ पर आप नो पे क्लिक कर देंगे, अलग से आपको वर्तमान पता दर्ज करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये आप ध्यान में रखें, लेकिन अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद आपका एमपी निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, एमएलए निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये
मोस्टली यहाँ पर जिला और तहसील आते हैं। उसके बाद यहाँ पर बैंक डिटेल आती है, आपका खाता जनधन है या नहीं, यानी जीरो बैलेंस वाला अकाउंट है या नहीं, वो यस या नो में सेलेक्ट कर लीजिए। बैंक अकाउंट डिटेल है, जन आधार कार्ड से आ चुकी है, कोई कमी लगती है तो पहले आप जन आधार कार्ड में बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट करें। बैंक ब्रांच कौन सी है वो यहाँ पर लिख दीजिए। राज्य का नाम ऑटोमेटिक आ चुका है। कई बार यहाँ पर MISCR नंबर भी मांग लिए जाते हैं, तो ये भी आपको बैंक डायरी में मिल जाएंगे, वहां से देकर ये दर्ज कर दीजिए। अब आपका मूल निवास जारी करने वाला जिला कौन सा है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। तहसील कौन सी है मूल निवास जारी करने वाली वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। 10वीं क्लास आपने कौन से वर्ष में पास किया वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपने इनमें से किसी ईयर में पास किया तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपने 2015 या फिर 2015 से पहले पास किया तो आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि हमने यहाँ पर 2013 में पास किया तो हम ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, जिसमें 2015 से पहले का कोई भी साल हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपने कौन से बोर्ड से 10वीं की है वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद रोल नंबर दर्ज करेंगे। अगर आपकी मार्कशीट ऑनलाइन वेरीफाई होगी तो यहाँ पर वेरीफाइड लिखा हुआ आ जाएगा, लेकिन अगर वेरीफाई नहीं होगी तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप मार्कशीट डिजिलॉकर से लेना चाहते हैं या नहीं, तो यहाँ पर आपको नो करना है। नहीं तो आपको ये अकाउंट भी बनाना होगा और आपको दिक्कतें आ सकती है, तो यहाँ पर आप नो करेंगे। नो करने के बाद चूज फाइल का ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें आप PDF फॉर्मेट में अपनी मार्कशीट अपलोड कर देंगे 10वीं की। उसके बाद चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको यस करना है और आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। कहने का मतलब है कि कंप्लीट प्रोफाइल बन चुकी है, अब आप अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। तो अभी तक ये प्रोफाइल का पूरा प्रोसेस था, तो समझ गए होंगे प्रोफाइल कैसे बनती है। अब यहाँ पर आपके सामने एक नोटिस आ जाता है जिसमें लिखा हुआ आता है कि महीने में कम से कम एक बार स्टूडेंट को छात्रवृत्ति पोर्टल पर बायोमेट्रिक देना होगा, तभी छात्रवृत्ति का फॉर्म आगे विभाग को भेजा जाएगा, नहीं तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो अब ये काम कैसे होगा, ये कॉलेज के द्वारा करवाया जाएगा, बाकी इसी चैनल पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा कि आपको ये काम कैसे करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए बात करते हैं कि छात्रवृत्ति का फॉर्म कैसे भरना है। तो छात्रवृत्ति का फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर आएंगे। अब तक हमने प्रोफाइल बनाई थी, अब यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद फिर से आधार वेरिफिकेशन करना होगा, तो यहाँ पर आप बायोमेट्रिक या फिर OTP का ऑप्शन चुन सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर है तब तो आप OTP वाले ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं, OTP भेज सकते हैं, नहीं तो आपको स्टूडेंट का बायोमेट्रिक ही लेना होगा, कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो OTP वाले ऑप्शन का चुनाव करते हैं, OTP भेजे पे क्लिक करते हैं, मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, OTP देंगे। जैसे ही OTP देंगे यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि आप कौन कौन सी स्कॉलरशिप योजना के लिए एलिजिबल है, आप कौन कौन सी स्कॉलरशिप योजना में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो पहली सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप योजना है, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना है, इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें आपको कितना लाभ मिलेगा, आपको कितनी फीस वापस मिलेगी। इसमें 100% फीस आपको वापस मिल जाती है। कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है इसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। सेकेंड स्कॉलरशिप योजना पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बता दिया जाएगा कि 50% आपको फीस का रिफंड मिलेगा, और यहाँ पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में अप्लाई करेंगे, तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर बैंक अकाउंट के बारे में कुछ जरूरी जानकारी आ जाती है। सबसे पहले बता दिया जाता है कि कौन से खाते में आपके पैसे आएंगे, तो वो खाता नंबर यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर विद्यार्थी के पास खुद का बैंक अकाउंट है तो पहले वो बैंक अकाउंट जन आधार कार्ड में अपडेट करें, उसके बाद स्कॉलरशिप का फॉर्म भरें, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ सेकंड जो पॉइंट है उसमें बताया हुआ है कि अगर बचत खाता है तो कम से कम खाते में, अगर प्राइवेट बैंक है तो 5,000 रुपये होने चाहिए, और अगर सरकारी बैंक है तो 1,000 रुपये कम से कम खाते में होने चाहिए। तो इसी के साथ यहाँ पर यह भी बताया हुआ है कि अगर 30,000 से ज़्यादा स्कॉलरशिप मिल रही है तो खाता को, जो माइनर खाता है उसे अपडेट करवाएं। इसी के साथ यहाँ पर यह भी बताया गया है कि अगर खाते में कोई गलती है, बैंक अकाउंट नंबर में कोई गलती है, तो पहले जन आधार कार्ड में अपडेट करें। बैंक अकाउंट की किसी कमी की वजह से अगर स्कॉलरशिप नहीं आती है तो इसमें पूरा दोष स्टूडेंट का ही माना जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप इन सभी बात से एग्री करते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी का चुनाव करना है, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में अध्ययन कर रहे हैं। तो आपका कॉलेज जिस भी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है तो सबसे पहले यहाँ पर यूनिवर्सिटी का चुनाव करेंगे। उसके बाद आपका राज्य कौन सा है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम राजस्थान सेलेक्ट कर लेते हैं। यूनिवर्सिटी में हम यहाँ पर महाराजा गंगास यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम इसी यूनिवर्सिटी के कॉलेज में अध्ययन कर रहे हैं, तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कॉलेज कौन सा है तो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो कॉलेज आपका जो भी कॉलेज है उस कॉलेज का नाम यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम डूंगर कॉलेज बीकानेर को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद डूंगर कॉलेज बीकानेर जितने भी कोर्स करवा रहा है वो सभी कोर्स आपके सामने आ जाएंगे। आप जो भी कोर्स कर रहे हैं, BA BSc BCom, जो भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। आप कौन से ईयर में अध्ययन कर रहे हैं,
फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। प्रवेश तिथि आपको फीस रिसिप्ट में मिल जाएगी, वो देखकर दर्ज कर दीजिए। उसके बाद लास्ट कक्षा 12 थी तो वो यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया। आपकी कोई और है तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। कौन से बोर्ड से थी तो वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कौन से साल में आपने 12th पास की है तो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपने और कक्षा कोई लास्ट पास की थी तो वो सिलेक्ट करके इसी हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। रोल नंबर दर्ज करेंगे लास्ट कक्षा के। उसके बाद आप छात्रावासी है या नहीं, यस या नो में सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर तलाकशुदा के बच्चे हैं या नहीं, आप विकलांग है या नहीं, आप विकलांग के बच्चे हैं या नहीं। उसके बाद आप सफाई कर्मचारी के बच्चे हैं या नहीं, तो यस या नो में सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप यस करते हैं तो उससे संबंधित डिटेल भी देनी होगी। 12th के रोल नंबर दर्ज करने के बाद यहाँ पर अगर मार्कशीट वेरीफाई होती है तो सही है, अगर वेरीफाई नहीं होगी तो आपको अपलोड करनी होगी। तो आप PDF फॉर्मेट में उसी तरह से यहाँ पर मार्कशीट अपलोड कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर जितनी भी आपकी फीस लगी है वो फीस यहाँ पर आप दर्ज कर दीजिए, फीस रिसिप्ट में जो भी फीस दी हुई है। और यहाँ पर फीस रिसिप्ट आपको अपलोड करनी होगी, PDF फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं। चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर पूछा जा रहा है आर यू श्योर, तो यस करेंगे और आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन ID भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्लोज करेंगे। क्लोज करते यहाँ पर आपके सामने फिर से उसी तरह का यहाँ पर वार्निंग दिखाया जा रहा है। क्लोज करेंगे, यहाँ पर व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने पूरा फॉर्म खुल जाएगा। Ctrl+P प्रेस करेंगे और फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेंगे। अगर आपने खुद का फॉर्म भरा है तो खुद के पास आप ये सेव करके रख सकते हैं। अगर आपने किसी कस्टमर, किसी स्टूडेंट का फॉर्म भरा है तो उसे आप ये प्रिंट आउट निकाल कर दे दीजिए। तो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस होता है समाज कल्याण विभाग की स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने का, जिसमें आप अपनी फीस पूरी स्कॉलरशिप के रूप में वापस ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ में आई होगी।